चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं बीपीएससी का जो केजीएस में हो रहा टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट है 7वां नंबर का। इसको रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी, बिना टाइम कमाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा संस्कृति चरण था। एक मिनट, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया। वह कौन सा संस्कृति चरण था जो सिंधु सभ्यता से ठीक पहले अस्तित्व में था, ठीक है, जिसमें सिंधु हरका, ठीक है, सिंधु हकरा मैदान और इंडो गंगा क्षेत्र के बीच में एक साझा संस्कृति वातावरण को संकेत दिखाई थी। तो कौन सा था? कोटरीजी था, जो सिंधु सभ्यता से पहले विकसित था, ये कोटरीजी संस्कृति। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मानव प्रजातियाँ सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने तथा उसका उपयोग करने के लिए जानी जाती है? तो सबसे पहले कौन थी? तो होमो हैबिलिस था। तो हिंदी गलत हो सकता है, फास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा था? आंसर डी इसका हो जाएगा। होमोबिलिस है, तो पहली यही मानव प्रजाति था। कौन? होमोबिलिस, जो ठीक पत्थर का पहली बार प्रयोग किया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि बृहस्पति स्मृति को मनु स्मृति का परिविष्ट या पूरक माना जाता है, ठीक है। इसमें सात खंड है, बिल्कुल। बृहस्पति स्मृति है जो किसका पूरक माना जाता है? तो मनु स्मृति का पूरक माना जाता है, इसमें 7 खंड है। अगला है कि कत्यायन संस्कृति विशेष रूप से अब अर्ध पर केंद्रित था और स्त्री धन की अवधारणा को अस्वीकार किया नहीं। स्त्री धन का इसमें अवधारणा को स्वीकार किया गया था, बताया गया था कि स्त्री एक विशेष धन होता है, ठीक है, किसमें? कत्यायन स्मृति सभ्यता में। इसलिए आंसर इसका आंसर टिक नहीं करेंगे, सिर्फ हम बताएंगे कौन सही कौन गलत है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। इसका आंसर 1 2 तो गलत हो गया, आंसर इसका 1 हो जाएगा। टिक सब किया हुआ देख लीजिएगा अपने से। पहले अगला पढ़ते हैं कि सातवां ब्राह्मण में भारतीय महाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं को चिन्हित करता है, ठीक है। किन 2 समुद्र का उल्लेख किया गया सातवां ब्राह्मण में? तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी को बताया गया कि बंगाली खाड़ी पे अरब सागर है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय दर्शन के संबंध में दार्शनिक ग्रंथ सांख्य कारिका के लेखक कौन है? सांख्य कारिका के लेखक कौन है? तो यह ईश्वर कृष्ण है, ठीक है। ये सबसे प्राचीन पुस्तक है ये, किसका? तो ये दर्शन का, सांख्य दर्शन, जो सांख्य का सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है ये? तो ये सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका है, कारिका, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी में कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम काल के दौरान पांड्य राजाओं के भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा इसमें सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था, उन्होंने साहित्य विकास को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल उन्होंने साहित्य विकास को बढ़ावा दिया था। कौन? जो संगम काल के पांड्य थे वो, ठीक है। अगला पर विचार करते हैं कि मथुरा में बौद्ध मूर्तियों का जो प्रारंभिक दक्ष प्रतिमाओं की शैली से, मैंने दक्ष की जो प्रतिमा बना हुआ था उससे वो प्रेरित था। दक्ष जो था मौर्य काल का था, ठीक है, उससे प्रेरित है, बिल्कुल सही है। अगला था कि बेंगी गंधार शैली का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नहीं, बेंगी है जो एमपी में था, इससे कोई संबंध नहीं था इसका बेंगी का। अगला पढ़ते हैं कि ओडिशा अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसी में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है? तो इसमें मास्कियो जगह ऑप्शन के हिसाब से देखिए, मास्कियो जगह। जब भाब्रू अभिलेख है उसमें स्वयं को मगध का राजा बताया है अशोक ने। 4 गो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक है, ठीक है। कौन सा? गुर्जरा है, नेडूर है और उडनगुल है, एक मास्की पर है, ठीक है, याद रखिएगा मजनू से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन मिट्टी का बर्तन का प्रमाण कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिले, सबसे प्राचीन मिट्टी का बर्तन मिला। अगला है मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है कि अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वो बेहतर प्रशासन के लिए विधान परिषदों में शामिल होने के पक्षधर थे? बिल्कुल नहीं। नो चेंजर मतलब कि जो गांधी जी को सपोर्ट करते थे। नो चेंजर मतलब कि जो था कि अंग्रेजी शासन में हस्तक्षेप नहीं करना, अपने आप को शामिल नहीं करना है, ठीक है। जो इन नो चेंजर की जो घटना ये है 1922 की स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी चाहता था कि हम प्रशासन में शामिल हो गए और अंदर प्रशासन में हेल्प करके उसमें राज का शामिल होकर और अंग्रेज से अपना स्वतंत्रता की मांग करें, ठीक है। जबकि अपरिवर्तनकारी थे, जो गांधीवादी थे, वो चाहते थे कि हम उनके प्रशासन से, अंग्रेज से बिल्कुल अलग रहें, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा गलत हो जाएगा। पहला कि वे संसदीय कार्य से जन आंदोलनों को ध्यान आकर्षित भटकाने वाला मानते थे। बिल्कुल मानते थे कि इसमें से जब आदमी शामिल हो जाएगा तो अंग्रेजी के लोभन में आ जाएगा और जन आंदोलन से भटकाव हो जाएगा। बिल्कुल आंसर भी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह को दबाने का मुख्य अधिकारी कौन था? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कौन सा? निकलसन था, जो मारा गया था, निकलसन था मूल अधिकारी के रूप में। अगला है कि इसमें तो बताना है कि किसके बारे में इन कथन सही है, ठीक है, किन के बारे में कथन सही है। जो पहला कि तीनों नेता
जो तीनों नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट में शामिल थे, बिल्कुल तीनों के तीनों, बाल, पाल और विपिन चंद्र पाल और लाल, तीनों के तीनों शामिल थे। अगला कि तिलक स्वराज, ठीक है, तिलक स्वराज वकालत करते थे, बिल्कुल किए थे पहले व्यक्ति थे उन्होंने। लाजपत राय ने 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से विरोध किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा, सारा का सारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि बजट प्रणाली का शुरुआत किसने काल में हुआ था? कैनिंग के समय में हुआ था, 1960 में जेम्स विल्सन द्वारा सिफारिश किया गया था बजट प्रणाली का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें पूछा है कि जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग में कौन कौन शामिल नहीं था, जो ठीक है, कौन कौन शामिल था जो पूछा गया है। तो जिन्ना ने प्रांतीय कुल 14 मांग रखा था, जिसे बोलते हैं 14 सूत्रीय मांग बोलते हैं, जिसमें था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में अवशिष्ट शक्तियाँ के साथ एक संघ संविधान और पृथक निर्वाचन, ठीक है, मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व मांगे थे, ठीक है, इस प्रकार से। अब विधायिका में 1/3 मुस्लिम का प्रतिनिधित्व मांगे थे। कुल 12 को अपना बात रखे थे, कौन? जिन्ना। अगला है कि पूर्णतः हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार उदंत मार्टन प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जुगल किशोर मेहता द्वारा किया गया था, ठीक है। कब ये हुआ था? 1826 में शुरू हुआ था। कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्रिका था जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो प्रथम हिंदी था ये उदंत मार्टन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कौन सा गुट, ठीक है, नेताजी गुट शामिल नहीं है जो, ठीक है। पहला लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक उदारवादी थे, ठीक है, गुट में शामिल थे, जो बताना है कि कौन शामिल थे, जो बताना इसमें से, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं कि गंगाधर तिलक उग्रवादी थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं। फिरोज शाह मेहता क्या फिरोज शाह मेहता थे जो थी, ये भी उग्रवादी नहीं थे, मैंने उग्रवादी में शामिल नहीं थे। और ये अरविंद घोष थे जो उग्र माने कि गर्म दल में शामिल थे, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उदारवादी नहीं बल्कि उदारवादी में थे, ठीक है। इसमें कौन से जो गोपाल कृष्ण गोखले प्लस फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे। अब लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष ये थे तो जो गैर मानी उग्र दल में शामिल थे, ठीक है। अफीम योग के बारे में पूछा गया कि अफीम योग का गठन किया गया था वो किसके समय में हुआ था? या एल्गिन गलत हो जाएगा, ये लैंसडाउन के समय में 1853 में हुआ था अफीम योग का, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई नहीं बल्कि इसका उद्देश्य था व्यापार करना, भारत में अफीम की खेती करना, चाइना में सप्लाई करना था, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ से चाइना से बहुमूल्य जो बहुमूल्य रत्न है या जो पैसा कौड़ी जो जिसको उपयोग करके इंग्लैंड को विकसित करना था, इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि विचार कीजिए कौन सा इसमें घटनाक्रम के हिसाब से दिया हो कि उपयुक्त में कौन सा रीडिंग के समय में कार्यक्रम दौरान घटना था। तो पहले रीडिंग शासन काल याद रखना, ये रीडिंग शासन काल था जो 1921 से लेकर 1926 तक था, रीडिंग शासन काल था, ठीक है। तो चौरी कांड हुआ था कब? 22 में हुआ था, बिल्कुल रीडिंग समय में हुआ था। ये श्रद्धा जो स्वामी साधारण की हत्या हुआ था 26 में इवनिंग के समय में हुआ था, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 26 लास्ट में हुआ था। अगला कि जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग 1929 में आया था, ये भी नहीं होगा, केवल एक के आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में याद रखिएगा कि जो श्रद्धानंद की हत्या हुआ था वो 1926 में हुआ था, इवनिंग के समय में हुआ था। और जिन्ना के है जो 14 सूत्रीय मांग है वो 1929 में मांग रखा था। वो गांधी जी के 11 सूत्रीय की मांग करे तो ये 30 में आया था, ठीक है। 11 सूत्रीय मांग कब? 31 जनवरी 1930 में आया था। इसमें 11 सूत्रीय मांग में था कि जो राजनीतिक कैदियों का रिहा करना बिल्कुल था, बस्त्र जो उद्योग को संरक्षण की शुरुआत करना ये भी था, रुपया और स्टार्लिंग के विनियमन दर को 1 शिलिंग से 4 पैसे की तक पहुंचाना था, ये भी सही था। कर लगान के भुगतान को समाप्त करना ये नहीं था, मतलब भूमि जो राजस्व लगान है समाप्त करने में शामिल नहीं था। कुल 14 को कुल इनका 11 मांग था, 1 2 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को गद्दी पर बैठने के समय में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मूल रूप से कमरान के नियंत्रण में था? कमरान उसका भाई था, तो कंधार, काबुल और कंधार उसके नियंत्रण में था। और जो संभल क्षेत्र था वो अस्कारी के नियंत्रण में था, और मेवात था जो हिंदाल के नियंत्रण में था, ठीक है। हुमायूं के मकबरा के बारे में बताता है, विशेषता बताना कि क्या था वो, तो एक विशाल संगमरमर का गुंबज था इसमें, ठीक है। एक विशाल के लिए प्रसिद्ध है ये हुमायूं का मकबरा। कहाँ थी, कौन बनवाया था इसको? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। इंडो इस्लाम वास्तुशाला के एक अनोखा उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। अगला पढ़ते हैं अकबर नामा के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। जो अकबरनामा अबू फजल के द्वारा 3 खंडों में लिखा गया था, इतिहास है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अगला है कि दूसरा खंड अकबर के पूर्वजों का नहीं, प्रथम खंड है जो उसके पूर्वजों के बारे में, दूसरा खंड उसके प्रशासन के बारे में था, ठीक है। और तीसरा खंड ओवरऑल सारा का सारा शामिल कर लिया था। इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा, पहला सिर्फ सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। या मेनली याद करना है, ठीक है, सही गलत नहीं, याद करना क्या होगा। जो
ठीक है, किस शासक को अवाला बाबा या गरीबों का मित्र के उपाधि दिया गया था। वह संगीत व संस्कृत में अपनी गहरी रुचि रखता था। तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, जो तो इसको अवला बाबा कहते थे, क्योंकि ये थी गरीबों को बहुत मदद करता था। ठीक है, इसका शासनकाल था 1538 से लेकर 1627 तक था। अगला निम्नलिखित में से किसने जहांगीर द्वारा खान ए सामान नियुक्त किया था। ठीक है, जो केवल विश्वसनीय अमीरों को दिया जाता था। तो किसको दिया था ये आसफ खां को दिया था। किसको? आसफ खां को दिया था ये। ठीक है, आसफ खां को दिया था। आसफ खां तो था ये नूरजहां के भाई था आसफ खां। ठीक है, और नूरजहां के जो ये आसफ खां अपना जो बेटी का ब्याह करते थे खुर्रम से बनी की शाहजहां से इसका शादी करवा दिया था अपना बेटी को, और अपना स्थिति को और मजबूत किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि किस राजवंश ने शिया धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। ठीक है, शिया को राजकीय धर्म कौन बना दिया था? तो ये सफावी जो राजवंश है, ईरान का वंश था ये सफावी, इसने शिया को सर्वप्रथम जो राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। अगला निम्नलिखित में किसके पास भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को जनजाति नस्लों जातियाँ नस्लें और जनजातियों को अनुसूचित के रूप में मैंने कि निर्देशित या नामित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 341 के 1 के तहत ऐसे कर सकते हैं। अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कानूनी स्थिति को निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे सही रूप में मानता जाता है? बिल्कुल, यह संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसको हम स्वतंत्र रूप से लागू या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते। आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। जो दार्शनिक भाग है अमेरिका से आयरलैंड से लिया गया। बिल्कुल, जो दार्शनिक जो इतना भी भाग है वो अमेरिका से लिया गया है, जैसे कि हो गया राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। जिस पर दार्शनिक जो है कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। वहीं राजनीतिक मतलब जो संसदीय भाग हो गया जो कहाँ? ब्रिटेन से लिया गया है। और संरचनात्मक भाग से मैंने कैसा होगा संरचना होगा उसका, तो ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इस प्रकार से आंसर इसका मिला लीजिएगा। हालांकि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौन रहने का स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है? जो बोलने का अधिकार देता है वही मौन रहने का अधिकार उसमें शामिल है। किसमें? यह अनुच्छेद 19 में है। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है? धार्मिक सहिष्णुता हमारा संविधान नहीं सिखाता है। हमें धार्मिक रूप से भेदभाव करना हमें नहीं सिखाता है। ठीक है, अगला कि विशेष श्रेणी का दर्जा कि संविधान में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये पहली बार 1969 में, बिल्कुल 1969 में 5वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर लागू का आधारित है कि उसमें सिफारिश किया गया था कि जो राज्य पिछड़े हैं या फिर जो सीमा पर राज्य हैं उसको विकास करने के लिए, ठीक है, 1969 में 5 वर्षीय योजना ने इसको सिफारिश किया था। ठीक है, और तेलंगाना विशेष श्रेणी दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य, बिल्कुल 2014 में इसको दिया गया। ये भी सही हो जाएगा, 1 2 दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथन दिया गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र समान है। बिल्कुल समान नहीं है। उच्च न्यायालय का जो रिट अधिकार क्षेत्र बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों सभी 5 रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों है जो 5 रिट जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधि प्रणाली में द्वैध दंड को आंशिक रक्षण प्रदान करता है। मैंने कौन सा जो संविधान के में भाग कहीं पर ही है जो लिखा हुआ है कि किसी अपराध के लिए 2 बार सजा न दिया जाए। तो यह कि कहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार 19 के 2 में बात लिखा हुआ है कि एक अपराध की एक ही सजा मिला जाए। ठीक है, चलिए अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसका है? तो संसद के पास होता है बढ़ाने का अधिकार। अगला कि भारत में नगर पालिकाओं के खाता का रख रखाव के लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कौन करता है? तो ये राज्य के विधानमंडल करता है, चाहे नगर पालिका हो या पंचायत हो, सबका जो लेखा परीक्षा कौन करता है? तो राज्य का जो विधानमंडल करता है। अगला कि प्रकलन समिति के बारे में दिया है, एस्टीमेट कमेटी के बारे में दिया है कि इसमें 30 सदस्य होता है। बिल्कुल इसमें 300 का 300 कहाँ से होता है? लोकसभा से होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है जो ठीक है। अगला कि जो संजय जायसवाल हैं 2025-26 के लिए प्रकलन समिति के अध्यक्ष चुने गए। बिल्कुल संजय जायसवाल हैं, वर्तमान में वही हैं। ठीक है, जो प्रकलन समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 2 गलत हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए होता है। अगर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर देना माता पिता के अभिभावक का कर्तव्य है। जैसे कर्तव्य कह दिया था, कर्तव्य कहाँ है? तो भाग 4 के 1 में कर्तव्य दिया गया है। निम्नलिखित में से किस दल बदल विरोधी के अंतर्गत आयोग माना जाएगा? ठीक है, आप स्टेटमेंट एक है कि
कोई निर्दलीय सांसद यदि निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो बिल्कुल, अगर निर्दलीय निर्वाचित होता है बाद में किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसको दल बदल विरोध कानून उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई मनोनीत सदस्य यदि सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी आयोग हो जाए। बिल्कुल, ये सभी कोई मनोनीत सदस्य है जो उसको चयन के 6 महीना बाद भी अगर किसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है तो उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। 2 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है, किस विचार करना है क्या है, तो इसमें केवल उसकी प्रक्रिया आधार हटाने का जो होगा क्या होगा, उसको हटाने का प्रक्रिया होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। बिल्कुल सही है। अगला है कि उसका कार्यकाल पूछा गया 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। ठीक है, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके हिसाब से हट जाता है। अगला है कि हाल ही में कौन बने 26वां में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मुख्य मतलब कि निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वां बने हैं। बिल्कुल सभी के सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 के बारे में पूछा गया कि 2024 के बारे में पूछा गया है कि इसमें क्या होगा, भारत इस सूचकांक में कितना स्थान पर रहा, 49वें स्थान पर रहा था। इंटरनेट रेडनेस इंडेक्स में कुल 53.63 स्कोर के साथ में। ठीक है, जारी कौन करता है, जारी करता है पोर्टल्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, पोर्टल्स इंस्टीट्यूट जारी किया जाता है जो भारत को जो निम्न मध्य आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरा स्थान मिला है। बिल्कुल भी सही है, वियतनाम के बाद दूसरा स्थान मिला है कि निम्न मध्य आय वाले देशों में। अब पहला स्थान पर अमेरिका इसमें है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में उत्खनन किए गए हड़प्पा स्थल तिघराना और मिताथाल है जो कहाँ है, तो हरियाणा में के भिंडवानी जिला में मिला है। ठीक है, इसको मैंने किया गया, वहाँ खोजा गया है। अगला कि भौगोलिक संकेत के बारे में बताया गया, तो भौगोलिक संकेत 10 वर्षों के लिए मिलता है। बिल्कुल सही है कि 10 वर्षों के लिए मिलता है, उसके बाद उसको नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता होती है, भी सही है। ठीक है, जो हाल ही में तेलंगाना के नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के है नरसापुर क्रोशिया लेस स्लिप, जिसको GI टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में अपने व्यापक प्रभाव के कारण चर्चा में रहा है कौन सा, फ्रैंकलिन आग। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थल से संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के मालिबू या फिर जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है वहाँ से संबंधित है। अगला केंद्रीय बजट की बात किया गया 2025-26 में बताना है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। बिल्कुल, बिहार में मखाना बोर्ड के प्रावधान किया गया है कि मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। बिहार में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्था स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। हालांकि हाल ही में किस राज्य ने अपनी गंभीर भूजल संकट की समस्या को हल करने के लिए EI सक्षम वाटर एटलस जारी किया। वाटर एटलस कौन जारी किया है, तो ये क्या है, हरियाणा जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मकर विलक्कू त्यौहार पहले कहाँ होता है, तो केरला में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा तमिलनाडु गलत हो गया। केरला में जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। भगवान अयप्पन है जो सबरीमाला में स्थित हैं, भगवान अयप्पा उनके समर्पित है ये। बिल्कुल। अगला कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने अनुसंधान को समर्थन देने एवं घरेलू उद्योगों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन रिसर्च फैसिलिटी शुरू किया था, IIT मद्रास शुरू किया। ठीक है, IIT बहुत VVI क्वेश्चन ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला मद्रास किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा द्वारा हाल ही में चिन्हित किए गए शैवाल प्रस्फुटन स्पॉट। शैवाल प्रस्फुटन माने होता है कि शैवाल को अति तीव्र गति से वृद्धि करना, जो जैव विविधता के लिए एक हानिकारक होता है। तो कहाँ पर ही इसमें शामिल नहीं है, तो कुल्लू मैंने कि पश्चिमी तट के कुछ स्थल, पूर्वी तट के कुछ स्थल इसमें शामिल है। ठीक है, पश्चिमी तट इसमें से जो विशाखापट्टनम पूर्वी तट का जो शामिल इसमें नहीं है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 17-18 स्थल को चयनित किया गया है। अगला कि वृक्ष आधार कौन लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर लॉन्च किया, महाराष्ट्र नहीं किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर लॉन्च किया। इसमें है कि वृक्ष कौन सा वृक्ष, चिनार के वृक्ष को रक्षा करने संरक्षण करने के लिए उसको आधार कोड और QR कोड उसमें लगाया जाएगा। ठीक है, जो QR कोड लगाया जाएगा, क्योंकि जो चिनार के वृक्ष है वो जम्मू कश्मीर के राज्य वृक्ष भी है और इसका सांस्कृतिक कलात्मक और धार्मिक महत्व भी इसलिए है, इसी के लिए लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि नमस्ते कार्यक्रम समझ कि नमस्ते कार्यक्रम बहुत पुराना कार्यक्रम है।
इसको मैंने कि मंत्रालय है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसमें का तहत ही विकसित किया, मैंने कि चालू किया गया था नमस्ते कार्यक्रम। इसमें है कि जो सीवेज या अपने स्वच्छता कर्मी हैं जो नाली जो गली साफ़ करते हैं उनकी जो सुरक्षा करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि आदमी है जो गटर में हल्का साफ़ करता है तो मीथेन गैस से मृत्यु हो जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहला लिखा था पर्यावरण में गलती हो जाएगा, दूसरा है कि स्वच्छता कर्मचारियों के द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस डोगरी भाषा के योगदान के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डोगरी भाषा के लिए किसको मिला है, तो चमन अरोड़ा के मिला है, चमन अरोड़ा के मिला है। हिंदी के लिए पूछेगा तो गगन गिल का हो जाएगा हिंदी के लिए। उनका जो कृति है, लेख है मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को हिंदी का साहित्य पुरस्कार मिला है। असमी के मिला है समीर तांती को। मैथिली याद रखें जरूर, मैथिली का मिला है। मैथिली का कौन सा मिला है, महेंद्र मंगलिया को मैथिली भाषा के लिए मिला है। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है स्टर्नी कीर को। अगला पार्ट, निम्नलिखित में किस देश अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था भारत में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मार्च 2025 में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर में अस्थायी सूची के लिए जोड़ा गया है। किसको तो कुल जोड़ा गया है, 6 स्थल को जोड़ा गया है। ठीक है, जो संभावित सूची जिसको बोलते हैं उसमें कुल 6 स्थल को जोड़ा गया है। ठीक है, 6 स्थल को इसमें जोड़ा गया है। 6 स्थल को कौन कौन जोड़ा गया है आपको हम बता दें। 6 स्थल आपको, 1 मिनट। 6 स्थल हो गया जो एगो है कांगेर घाटी है, बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन में है कि तेलंगाना के है मुदोमलई मनहीर और छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी। और विभिन्न राज्यों में जो अशोक का जो अति है शिलालेख वो भी शामिल है, शिलालेख शामिल है इसमें। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जो 64 योगिनी मंदिर है उसको शामिल किया गया है। गुप्तकालीन के जो मंदिर है उसको शामिल किया गया इसमें। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेल के महल है उसको शामिल किया। कुल 6 को शामिल इसमें है। ठीक है, 6 को। गुप्त है, गुप्त को हो गया, देखिए याद रखिएगा। एगो हो गया तेलंगाना के मुदोमलई कांगेर घाटी, अशोक का शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, 2 मंदिर हो गए यहाँ पर। और बुंदेल के महल शामिल किया गया, 6 को संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला कि हाल ही में पहला भारतीय खाड़ी सहयोग जिसे बोलते हैं GCC का विदेश जो मंत्री का बैठक कहाँ हुआ, तो रियाद के, सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही चालियार जो नदी है किस पहाड़ से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलता है, एलाम्ब लारी नदी से निकलता है। ठीक है, एलाम्ब लारी नदी से निकलता है और अरब सागर में जाकर गिर जाता है। ये केरल की एक नदी है। ठीक है, केरल की नदी है, इसी कारण से जो केरला में आया था, फ्लड आया था, इसलिए चर्चा में आ गया था। ये कौन सा नदी का नाम है, चालियार। ठीक है, चालियार नदी। अगला है कि हाल ही में अंटार्कटिका में किस देश अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान केंद्र पर थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिक आई नामक एक 3.2 मीटर के अपर्चर मैंने कि टेलीस्कोप लगाया है। जैसे 3 गॉर्ज आपको ऑप्शन में मिले जहाँ मार दिए चाइना है, क्योंकि 3 गॉर्ज से बड़े जो चीज़ बनाता है चाइना ही अपना नाम रखता है। अगला है कि एशिया खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी पूछा। एशिया खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे, तो यह है कोजी ईते बने हैं एशिया खेलों के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, कोजी ईते। चलिए अगला है कि पढ़ते हैं तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो फ्रांस में। ठीक है, इससे पहले हम लोग हैं जो दूसरा ब्लू इकोनॉमी टैक्स पहल का मेज़बानी किए थे। कौन, भारत किया था, हम लोग पहले कर लिए थे, ब्लू इकोनॉमी टैक्स का मेज़बानी किए थे। लेकिन क्वेश्चन घुमाया गया यहाँ पर कि पूछा गया तीसरे जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन होने से पहले हम लोग दूसरा जो ब्लू टैक्स पहल का मेज़बानी किए हैं। कौन किया था, भारत किया था। मंत्रालय पूछा गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किस पर साथ मुक्त किया है, ये क्या यूके के साथ किया है। ठीक है, यूके के साथ बहुत चर्चा में था, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजिस्ट इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित पर बताना है कौन इसको जारी करता है, कौन कौन क्या इसमें स्थिति है जो इसको जारी करता है, अंगटाड द्वारा। कौन करता है, अंगटाड जारी करता है। इसको संयुक्त राष्ट्र व्यापार इसको विकास सम्मेलन इसको बोलते हैं, अंगटाड, इसको जारी किया जाता है। और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 36वें है। ठीक है, भारत का स्थान 2025 में 24 पूछा गया 38 हो जाएगा, लेकिन यही पूछा 25 में 36 हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा जो एक पुस्तक है पावर विदिन पुस्तक लिखा है कौन, इतना याद रखना।
कौन था ये? तो ये है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जो पावर विद इन है, जो मोदी जी के जो कार्यकाल है उसके बारे में वर्णन किया है इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नाजहा किसके बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में हुआ था। 20वां संस्करण 2024 में हुआ था। ये महाजन फील्ड जो पलता राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ था अल नाजहा, ठीक है। और इसके बात करें तो भारत और ओमान के बीच में नसीम होता है, नसीम अल बहर भी भारत और ओमान के बीच में होता है। नाजहा और एगो नाजहा हो गया, एगो हो गया नसीम अल बहर हो गया। अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में नेस्ले इंडिया के लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बना है? तो मनीष तिवारी बने। कौन? मनीष तिवारी बने हैं। अगला बात करें 2024 में अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो साइमन को मिला था, जेम्स और डेरियन को मिला है, ठीक, तीनों व्यक्ति को मिला था। जो ये निहोन हिडांको है, ये शांति के इनको मिला था, जापान से संबंधित है। अगला है कि आयुर्वेद दिवस 2024 के थीम के बारे में बताने को क्या थीम था? तो ये थीम था कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जो केपलर ग्राफ गति से शामिल है? तो ये है कि जो पहला नियम है केपलर का, वो कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो अपना ग्रह है जो गति करता है, ठीक है। प्रत्येक ग्रह का जो कक्षीय दीर्घ वृत्ताकार माने कि इलेप्टिकल पाथ पर गमन करता है, ठीक है, जिसे एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, उसके एक फोकस पर सूर्य यहाँ पर स्थित होता है तो घूमता रहता है। ये पहला नियम है, यही आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एफ बलों के तत्वों के दो श्रेणियों के रूप में भी दर्शाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ होता है जो ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है जो डी ब्लॉक होता है, यहाँ पी ब्लॉक होता है, और नीचे में जो एंटीनम और लेंथेनम है ये एफ ब्लॉक होता है। इसी पूछा कि कौन सा होता है, एफ ब्लॉक का हो जाएगा, तो इस जगह लेंथेनम और एक्टिनम हो जाएगा, एफ ब्लॉक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया कि धातु में तत्व लगभग 78% भाग है। जो आवर्त सारणी में 78% भाग इसका धातुओं का है। जो आवर्त सारणी के बाएं और बिल्कुल बाएं ओर स्थित होता है कौन सा? धातु में स्थित होता है। और जो अधातु हैं सारणी के ऊपर में दाईं ओर पर स्थित होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पूछा था कि गलत कौन था, तो वो तो उस आंसर मिला लीजिएगा, आंसर मिला हुआ ही है, दिक्कत होगा तो फास्ट पर जल्दी रिविजन करना हमको। अगला है कि किसी निर्धारित क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, जानवर के कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको बायोमास कहते हैं। जहाँ पूछा ना कुल मात्रा के जीव जंतु का कुल मात्रा, तो क्या बायोमास हो जाता है, टोटल बायोमास बोलते हैं उसको। अगला पड़ता है कि विचार कीजिए कौन सा कथन सही है इसमें। जो दलहन है या रंजा की डाइक है, ठीक है, और रेसे जो रेसे हैं वो फेविस्कूल इसको बोलते हैं, लेगुनेसी कुल में संबंधित है। बिल्कुल फेविस्कूल या लेगुनेसी कुल में जो दलहन होता है जो लेगुनेसी कुल का होता है। टमाटर, आलू और बैगन है ये सोलेनेसी मैंने सब्जी वाला कुल का होता है। ये भी दोनों इसका सही है। अगला निम्नलिखित किस संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किया है? तो ये कौन किया? यूरोपियन यूनियन किया है, जिसका नाम है दिखा GCCA मैंने कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और संगठन। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल के साथ निम्नलिखित पर विचार करना, इसमें कौन सही है? जो जैव मंडल में सजीवों का वितरण समान रूप से नहीं होता। बिल्कुल समान रूप से वितरण जैव मंडल में नहीं होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल में पाए जाने वाला प्रारंभिक जीवन जिन्हें क्या प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल बहुत से ऐसे जो बैक्टीरिया हैं, आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, ठीक है। कितना तो बैक्टीरिया जो केवल केमिकल खा के रहते हैं। इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। दोनों सही हो जाएगा आंसर यहाँ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न पोषी स्तरों के अरेखीय अभिव्यक्ति को दर्शाता है? अब अरेखीय कौन दर्शाता है? तो ये पिरामिड बनता है, पिरामिड बताता है कि इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र का अरेखीय बताता है। कौन? पिरामिड हो जाएगा। कौन सा? पारिस्थितिकी पिरामिड। अगला कि हाल ही में चर्चित इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसको बोलते हैं ITER परियोजना के तहत किस प्रकार की ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है? इसमें सनलाइन ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है, ठीक। सनलाइन ऊर्जा, इसमें जो हाइड्रोजन के जो हैं आइसोटोप हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम, उसको सनलाइट करके ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अगला पिंच ब्लेड की बात करें तो पिंच ब्लेड ऑस्ट्रेलिया में होता है, बहुराष्ट्रीय एक युद्धाभ्यास है। चलिए अगला कि निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय घटना प्रबल गुरुत्वाकर्षण
जो लेंसिन्स के उदाहरण है, तो ये आइंस्टीन बलाई है, जो इसे एक बलाई नुमा का आकृति बनता है, क्योंकि यहाँ पर यह जो प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से प्रकाश जो घूम कर बलाई नुमा दिखाई पड़ता है, उसको आइंस्टीन बलाई नाम दिया गया है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा जो खगोलीय घटना प्रबल गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कौन सा, आइंस्टीन बलाई हो जाएगा। अगला कि गया या गैलीलियो दो भी शामिल हो तो डायरेक्ट मारिए इसको, कहाँ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में। गया गैलीलियो संबंधित किससे संबंधित है, यूरोपीय एजेंसी से संबंधित है, बाकी की कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला है कि किस प्रकार के सौर इमेजिंग से कोरोनल छिद्र से सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो आप या तो एक्सरे कर लीजिए या फिर अत्यधिक जो परावैंगनी इमेजिंग कीजिए। ठीक है, उससे जो कोरोनल छिद्र है उसको आसानी से देख सकते हैं आप। हालांकि हाल ही में किस भारतीय नौसेना ने स्पेनिश नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री अभ्यास किया है, एम्पेक्स किया है, तो ये तबर को भेजे हमें सब अटलाया के साथ अभ्यास करने के लिए। अगला है कि सागर कवच की बात करें, सागर का कवच है जो अभ्यास किन संगठनों के बीच में होता है, तो ये देखिए सागर कवच है जो हर 2 साल पर होता है। ठीक है, इस सागर के जो भारत की तट है चारों पट्टी, इसको संरक्षण करने के लिए सागर कवच का आयोजन किया जाता है। इसमें भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल शामिल होता है, और भी जो होते हैं CISF होते हैं शामिल होते हैं, BSF नहीं होते शामिल, BSF होते हैं जो बॉर्डर सुरक्षा करने के लिए होते हैं। अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में US के जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव जो संस्था है, उसके द्वारा वयस्कों में मध्य से तीव्र दर्द के इलाज के लिए किस गैर ओपियोइड दर्द निवारक को जो दवा उसको मंजूरी दे दिया है, तो उसका नाम है जर्नावैक्स को मंजूरी दे दिया है दर्द के इलाज के रूप में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीका क्षेत्र में ऐसा पहला देश घोषित किया गया, ऐसा देश घोषित किया गया है जहाँ जो नदी अंधापन को समाप्त कर दिया है, तो ये कहाँ, नाइजर है, अफ्रीका का पहला देश ऐसा बन गया है जो अंकोसेरेकोसिस को जो नदी अंधापन बोलते हैं उसको समाप्त कर दिया है। कौन सा, नाइजर, बहुत VVI क्वेश्चन है नाइजर। अगला है कि भ्रूण में लिंग निर्धारण कौन सा, तो एक्स करता ही वाई करता है। ठीक है, जो पुरुष में पाया जाता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो फिटस इन फिटू। ठीक है, इसका जो इस शब्द है बायोलॉजी का शब्द है, इसमें होता है कि एक दुर्लभ स्थिति होता है कि जिसमें एक जो विकृत भ्रूण अपने जुड़े हुए भ्रूण के अंदर विकसित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, फिटस इन फिटू। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि किस शब्द का उपयोग विषमांगी प्रक्रिया होमोजोनियस के लिए किया जाता है जो अपशिष्ट को उसी दिन समाप्त कर देता है। तो पॉलिक क्रय की कोई प्रक्रिया है जिसमें 24 घंटा के अंदर जो कचरा को जो समाप्त कर देता है, अलग अलग कचरा को करके। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बताना है कि जो इनमें से कौन सा सिंड्रोम है जो पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष मलबा, जैसे अंतरिक्ष मलबा है आपको दिमाग में खटकना चाहिए, कौन सा, कैसलर सिंड्रोम। कौन सा, कैसलर सिंड्रोम। ठीक है, आंसर इसका ये हो जाएगा। एक बाकी सब रोग है, बाकी जितना सब रोग है, लेकिन जो कैसलर सिंड्रोम है ये अंतरिक्ष में जब मलबा जमा होता है, टकराने की स्थिति उत्पन्न होता है, उससे बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम की घटना। अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा लंबी दूरी के ग्लाइड बम का विकास किस संगठन ने किया था, DRDO द्वारा विकसित किया गया है ग्लाइड बम का। अगला बात करता है कि टेराहर्ट्ज तरंगों का वृत्ति सीमा निम्नलिखित में से किस विकल्प पर होता है। टेराहर्ट्ज से मतलब होता है कि ये तो 0.3 टेराहर्ट्ज लेकर के 3 टेराहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, यहाँ पर टेराहर्ट्ज मैंने गीगाहर्ट्ज में लिखा था 300 से 3000 तक हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर इसका। 1000 गुना कम होगा गीगाहर्ट्ज में, 300 से लेकर के 3000 हो जाएगा। अगला कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का अवधारणा किसने दिया था, या पूछे कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता का पिता कौन है। हाल ही में BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, DSO में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शब्द का अवधारणा किसने दिया था, तो जॉन मैकार्थी ने दिया था। हाल ही में चर्चा में है घिबली जो फोटो बना के देता है अजीब तरह का, ये कौन है, हायो मियाकाजी जापानी व्यक्ति है, उन्हें घिबली के लिए जो चित्र बना रहे हैं उसके लिए प्रसिद्ध है वो। अगला निम्नलिखित में कौन सा देशांतर रेखा तिथि को निर्धारण करता है, कौन सा तिथि को निर्धारण करता है। तो तिथि जो निर्धारण करता है वो 180 डिग्री करता है, तिथि 180 डिग्री करता है। बोलेगा समय निर्धारण कौन करता है, समय करता है 0 डिग्री देशांतर करता है समय का निर्धारण। तिथि हो गया, तिथि मतलब कि तारीख को निर्धारण करता है 180 डिग्री। अगला भारतीय मानक मध्य रेखा निम्नलिखित में किस राज्य को गुजरती है, तो याद रखिएगा ये भारत हो गया लगभग इसे। एक मिनट,
भारत हो गया, यहाँ से 82.5 डिग्री गुजरता है, ठीक है, 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरता है। सबसे पहले यूपी में आता है, यहाँ पर यूपी में एंट्री करता है, यूपी के बाद यहाँ एमपी से आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आता है, उड़ीसा हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश में 5 राज्यों में लगता है, यहाँ आंध्र प्रदेश में 5 राज्यों में लगता है। यूपी एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगता है। तो कहाँ बिहार नहीं होगा, उसमें शामिल होगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु भी शामिल नहीं होगा यहाँ पर। मैंने कि आंसर क्या होगा, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इस प्रकार से याद करिएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा पर्वतीय निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। तो यहाँ याद रखने के लिए कि जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं जो श्रीनगर से पूछते हैं कि क्या हाल है, बढ़िया हाल है ना, तो ये हो गया बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित कौन सा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी को याद करने के लिए एक ट्रिक है कि इंदिरा का पूरा प्राण, ठीक है, पेन में बसता है। इंदिरा का पूरा जो प्राण है किसमें, पेन, उसका जो कलम है, पेन है, उसमें बसता है, इसी इंदिरा से हो जाएगा, ठीक है, इंदिरावती, अब पू से पूर्णा, अब प्राण से प्राणहिता, अब पेन से पेनगंगा, अब मेष हो गया मंजिया नदी, और बस्ता से हो गया कौन सा नदी, वो नदी का नाम है बस्ता, इस बस से, ठीक है, याद अभी ना आ रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा कि कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से गोदावरी में तो मंजीरा हो गया, माँ से मंजीरा हो गया, और मंजीरा हो गया यहाँ पर 2, और देखो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इंदिरावती हो जाएगा, इंदिरावती 2 और 5 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर एक सी हो जाएगा, 2 और 5 इस प्रकार से। हालांकि विश्व के प्रसिद्ध झीलों के बारे में बताया गया कि बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी, बिल्कुल बैकाल झील है जो रशिया के पास में है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी अंतर्जलीय क्षेत्रफल के अनुसार से एक घिरा हुआ बहुत बड़ा एक झील है, कैस्पियन झील है। अब बॉक्सिंग झील की बात करें, बॉक्सी झील है जो एशिया का सबसे बड़ा झील, गलत हो जाएगा, एशिया का सबसे छोटा झील है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है छोटा झील के मामले में। कौन सा ही, बॉक्सिंग झील जो चाइना में स्थित है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं कि ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहाँ वर्षा अधिक होता है, ठीक है, और जल निकासी की स्थिति खराब होती है, में जल नहीं निकलता, बारिश हो गया जल नहीं निकलता, आमतौर पर ये ऋतु पानी भर जाता है यहाँ पर, क्या देख दलदल प्रकार की मिट्टी बन जाएगा यहाँ पर, कभी बारिश वाला पानी निकास नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, दलदली मिट्टी, यानी उसको बोलते हैं पीटी मिट्टी, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, पीटी मिट्टी कुछ क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में फल उत्पादन में हल्की बरसाती सर्दियाँ, धूप वाली गर्मियाँ, विश्व के बगान के रूप में जाना जाता है, विभिन्न प्रकार के फलों उगते हैं, इसका आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। कौन सही, तो जो क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र है वो, तो उसको है भूमध्यसागरीय प्रदेश। भूमध्यसागरीय प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर यह जो बागवानी फसलों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करता है, वहाँ पर हल्का धूप और बरसाती सर्दियाँ होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया भूमध्यसागर में हो गया, कैलिफोर्निया में हो गया, चिली वाला क्षेत्र हो गया, कुछ चाइना वाला क्षेत्र में पाया जाता है भूमध्यसागरीय प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो ऋतु के अनुसार दिन और रात की अवधि होने का बदलाव किया है। ऋतुओं के अनुसार दिन रात क्यों होता है, दिन रात होता है कि पृथ्वी अपन ध्रुव पर घूमता है तो दिन रात होता है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों को बताना है, ठीक है। पहला समुद्र नितल प्रसार कौन दिया था, ये हेनरी एच हेंस ने दिया था, हेनरी एच हेंस दिया था कि समुद्री जो प्रसार हो रहा है। और जो बिग बैंग थ्योरी की बात करेगा तो ये कौन दिया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था ये जॉन लेमथियर दिया था, इसलिए दोनों आंसर में गलत हो गया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में किस जलवायु में रखा गया है, तो CWG में रखा गया है, CWG में बिहार को रखा गया है। उत्तरी बिहार को कैसे कहेगा तो डिफाइन करेगा तो उत्तरी बिहार को हो जाएगा, दक्षिणी बिहार को बोलते हैं AW, ठीक है। आगे चलते हैं कि वह बहुमूल धातु अपनी कुशलता से ढालने के लिए, वह बहुमूल धातु, ठीक है, यहाँ पे पहला ही तो धातु लिख दिया है, बहुमूल धातु जो कुशलता से ढालने की क्षमता होता है, ऑप्शन से ढालने की क्षमता शीशा में नहीं होता है, ठीक है, बाकी तीनों में होता है। आगे पढ़ते हैं अगला कि और आकर्षक सफ़ेद रंग होता है, आकर्षक सफ़ेद रंग किसका हो जाएगा, सोना सफ़ेद नहीं होता है, ठीक है, सोना सफ़ेद कट जाएगा, ठीक है, और जो चांदी या सोडियम सफ़ेद रंग का होता है। अगला पढ़ते हैं कि इसका प्रमुख अयस्क है जो अर्जेंटाइन, अगर आप अयस्क याद होगा तो इस चांदी का अयस्क आपको पकड़ लीजिएगा, इसे भी नहीं पकड़ पाइए तो याद रखिएगा कि अधिकांश कहाँ जवार खान से निकाला जाता है, क्या चांदी निकाला जाता है ज़्यादा जवार के खान से, इस प्रकार छाड़ देना था इसको। अगला है कि प्राय चर्चा में रहने वाला बान द्वीप के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है, तो बान द्वीप है जो मलान की खाड़ी में स्थित है, यह अधिक कटाव के लिए अच्छी है, चर्चा में रहता है, ठीक है।
वान द्वीप। अगला है कि भारत के भौतिक विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया कि भांगार, जो भांगार प्रदेश होता है पुरानी जलोढ़ नीचे पे बिल्कुल जो पुरानी जलोढ़ मृदा का जमाव होता है उसे भांगार प्रदेश कहते हैं। जो नए मृदा होता है जो जलोढ़ है उसको खदर कहते हैं। और डेल्टा में जो कहते हैं भांगार कहते हैं, गलत है। डेल्टा को जो मैदान उसको खदर होता है, क्योंकि डेल्टा प्रदेश होता है वहाँ नदियाँ हर साल बाढ़ आता है डेल्टा प्रदेश में, नए जो मिट्टी का जमाव करता है डेल्टा प्रदेश में उसको खदर प्रदेश बोलते हैं। जो भांगार प्रदेश होता है वो पहाड़ के तराई में स्थित होता है भांगार प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कि भूकंप, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप का कारण है, जो भूकंप आने का कारण क्या क्या का जो पूछा था। भूकंप आने का कारण है कि समुद्र में अगर भूस्खलन होता है तो भूकंप आ जाएगा बिल्कुल। अगर ज्वालामुखी फटता है तो भी, या फिर कोई परमाणु विस्फोट करते हैं तो भी भूकंप आ सकता है। और जो उल्का ऊपर से धरती पर उल्का गिरता है तो भी वो भूकंप आ सकता है। ठीक है, सुनामी नहीं होगा। सुनामी भूकंप आने के बाद जो समुद्र में जो पानी हलचल मचता है उसे सुनामी कहते हैं। मैंने भूकंप आने के बाद सुनामी आता है। ठीक है, सुनामी का कारण है भूकंप, लेकिन भूकंप के कारण सुनामी नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि बायोस्फीयर के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बायोस्फीयर का शब्द का उपयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएज ने किया था 1875 में। एडवर्ड सुएज ने 1875 में बायोस्फीयर शब्द का उपयोग किया था। जो अर्नेस्ट हैकल था उसने पारिस्थितिकी का उपयोग किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र बोल देगा जहाँ पर, जहाँ टेंसले हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस प्रकार के बादल एक बृहद अग्नि व ज्वालामुखी विस्फोट जैसे घटनाओं से उत्पन्न तीव्र ताप के कारण बनता है। ठीक है, ये बादल धरती पर के सतह पर उठने वाले गर्मी के कारण बनने वाले जो तूफानी बादल होते हैं, इनमें नई आग लगाने की भी क्षमता होती है। बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार के बादल का उदाहरण है, मैंने कि ऊपर में लिखे गए स्टेटमेंट है कौन से प्रकार के बादल के बारे में बताया गया है, तो वह पायरोक्यूमुलस बादल होता है। जहाँ पर आग लगता है या विस्फोट होता है वहाँ पर जो गर्मी उठता है उसके कारण बादल बनता है। ठीक है, और उसके जो फिर बादल के रूप ग्रहण कर लेता है, फिर टकराता है, फिर बिजली उत्पन्न करता है और बिजली आग लगाने के कारण बन जाता है। कौन सा, पायरोक्यूमुलस बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि प्रोजेक्ट री हैबिटाट के संबंध में बताया गया है कि किस प्रजातियों के लिए था। री मैंने हैबिटाट में हैवी होगा। कौन सा हैवी हो जाएगा, तो हाथी के लिए हो जाएगा। री हैबिटाट है जो हाथियों के लिए। इसमें क्या है कि जहाँ पे हाथी का आवास है उसके चारों तरफ में मधुमक्खी का बाड़ा लगाया जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी से जो हाथी बहुत डरता है, क्योंकि मधुमक्खी अटैक कर देता है हाथी पर, इसीलिए उसको मधुमक्खी का उपयोग किया जाएगा चारों तरफ से घेरने के लिए। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताना है कि बंगाल की खाड़ी स्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार के जो अरकोमा पर्वत है उसका दक्षिणी विस्तार है। बिल्कुल उसी का मैंने कि मैं एक तरह से जो हिमालय का विस्तार है। कौन सा, अंडमान निकोबार। अगला कि दक्षिण अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ दक्षिण और सैंडल पीक सबसे ऊँची चोटी, गलत हो जाएगा। सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर से गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत के कृषि क्षेत्र में लागू की गई जो भूमि हदबंदी नीति था वो क्या था। भूमि हदबंदी नीति था कि जो मैंने कि किसान के कुछ भूमि यहाँ है उसमें आपस में समन्वय करके मेल जोल से भूमि को आदान प्रदान करके भूमि को एक जमा कर देना था। मैंने यहाँ वाला किसान को भूमि को यहाँ दिया जाए, यहाँ वाला किसान भूमि को यहाँ पे दे के दोनों को एक मिला दिया जाए। इस प्रकार से था हदबंदी। ठीक है, ऑप्शन हिसाब से कौन हो जाएगा, सी। इसका देख लेते हैं कि भूमि राजस्व सीमा निर्धारित करने के लिए। ठीक है, अब भूमि स्वामित्व केंद्रीकरण को कम करना था। बिल्कुल आंसर सी देखा हो जाएगा। हालांकि 1991 के आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रतिशत कार्यबल कृषि में कार्य करता था। तो अभी भी जो कार्यबल है किसी में, कृषि में ही लगा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो शुद्ध निवेश का सही ढंग से करता है। जहाँ पे शुद्ध निवेश कर दिया, ठीक है, निवेश हो गया। तो सकल निवेश में अगर ह्रास को घटा देते हैं, किसी चीज़ में से अगर ह्रास घटाते हैं तो शुद्ध निकल जाता है। बिल्कुल आंसर एक हो जाएगा, शुद्ध निवेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कि एक फर्म है जिसमें से 1000 टी शर्ट बेचने की उम्मीद करते हुए 1100 यानी 1100 टी शर्ट का उत्पादन करती है। ठीक है, ताकि जो स्टॉक 100 से बढ़कर 200 टी शर्ट की जा सके। इस स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है। जो इस स्थिति को है मैंने किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो जो नियोजित संचय होता है, नियोजित संचय में होता है कि जानबूझकर अगर बिक्री है 1000 टी शर्ट का तो हम 101 या 200 एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसी को बोलते हैं नियोजित संचित। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है कि मानक लेखांक नियमों के अनुसार यदि किसी फर्म की संपत्ति उसके देनदारी से अधिक हो जाता है तो
तो अंतर को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि जो देनदारी है, देनदारी से अगर अधिक अगर पूंजी हो गया तो उसको बोलते हैं क्या, नेटवर्थ, उसको फिर बोलते हैं क्या, नेटवर्थ उसको बोला जाता है। आंसर नेटवर्थ दिया है यहाँ पर। अगला कि वह स्थिति क्या कहलाता है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन डालने के बावजूद भी न तो ब्याज दर की गिरावट आती है और न ही बॉन्ड के जो मांग में वृद्धि होता है। तो क्या उसको बोलते हैं, तरलता जाल बोलते हैं, लिक्विड ट्रैप बोलते हैं। ऐसे में ट्रैप हो जाता है कि इसमें सरकार चाहता है कि अथी ब्याज दर कम हो, देश का विकास हो, लेकिन नहीं हो पाता है। यहाँ पर सरकार पैसा डालता है तो जो जनता है पैसा को स्टॉक कर लेता है अपने पास में, एक तरह से अथी वो जाल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, तरलता जाल बोलते हैं। हालांकि वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य बजट में कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे दिया है 21.7%, ठीक है। जो कितना है अगर पूछा अथी में रुपया में है तो 60,954 करोड़ रुपया शिक्षा पर दिया गया है। अगला कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना, कुल राजस्व प्राप्तियाँ पूछा है तो 2,60,331 हो जाएगा। 2,60,331 है जो कुल राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र पैटर्न संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मैड्रिड स्पेन में है, मैड्रिड स्पेन में है इसका। आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट चमन के बारे में दिया। प्रोजेक्ट चमन किससे संबंधित है, तो ये प्रोजेक्ट चमन है जो ये बागवानी से संबंधित है, बस इतना याद रखना है कि बागवानी से संबंधित है प्रोजेक्ट चमन। अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो सरलतम उपभोक्ता फलन के संदर्भ में स्वायत्तता उपभोग के सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वह उपभोग जो आय के स्तर से स्वतंत्र होकर स्थिर हो। आंसर सी लिया इसका। हालांकि निम्न में से कौन सा वेंचर कैपिटल की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। वेंचर कैपिटल उसे कहते हैं कि जो वेंचर कैपिटल होता है, अगर मैंने कि कोई पहली बार मैंने कोई व्यवसाय स्थापित किया, उसको विकास करने के लिए जो पूंजी देता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। आंसर से क्या हो जाएगा, उच्च विकास क्षमता वाले नए उभरते व्यवसायियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता होता है। कौन सा वेंचर कैपिटल उसको बोलते हैं, या एंजल इन्वेस्टर इसको बोलते हैं। अगला कि 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किस में जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक है, औसत से अधिक है। तो बिहार का औसत कितना था, 1106 था औसत से। यहाँ तो 1106 से ऊपर कौन कौन सा है, शिवहर का 1882 है, पटना का भी 1800 से ज़्यादा है, दरभंगा का 1800 से ज़्यादा है, वैशाली का 1800 से ज़्यादा है। वही बक्सर है उसको 1000 से मैंने कि इतना हिसाब के जो है पटना, शिवहर, दरभंगा, वैशाली जो 1106 से ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। अगला एक दरभंगा जो ये बक्सर है उसका 1100 से कम है, इसी प्रकार से आंसर बक्सर नहीं हो पाएगा, 1, 2, 3, 4 तक ही रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य का कुल क्या है, व्यय और योजनागत व्यय और स्थापना व समर्पित व्यय को बताना है क्रम से। जो कुल व्यय था वो 2,52,082 था, कुल व्यय था ये, ठीक है। और जो योजनागत व्यय था वो 1,18,35 था, ठीक है। वहीं जो स्थापगत व्यय था वो था 1,50,237 था, जो ये स्थापगत व्यय था। बिल्कुल इस प्रकार से आंसर इसका 1 हो जाएगा। त्रिवेणी नहर के बारे में बताया कि त्रिवेणी नहर तो याद रखिएगा ये गंडक नदी का से निकाला गया त्रिवेणी नहर है, ठीक है। जो त्रिवेणी नहर है गंडक के कौन सा, ये पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी भाग कहने का मतलब चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ये ठीक है। इसको सिंचित करता है त्रिवेणी नहर, ठीक है, सिंचाई प्रदान करता है। ये कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिमी या पूर्वी हो जाएगा, कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। या मिला था पूर्वी ही होगा, ये पूर्वी होगा, इसका पूर्वी क्षेत्र निकलता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण को सिंचित करता है, बिल्कुल एक सही हो जाएगा इसमें। अगला कि गोपालगंज और सारण ये कोई लाभित होता है, बिल्कुल नहीं है। जो गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर सारण नहर है, सारण नहर जो ये भी गंडक नदी से निकाला गया है, इसकी से सिंचाई होता है गोपालगंज, सारण, सिवान से। अगला कि सेवारी जल विद्युत परियोजना है जो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो रोहतास जिले में स्थित है सेवारी जल विद्युत परियोजना। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार के उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं है। उत्तर को कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि ये बिहार हो गया, मोटा मोटी मान लेते कि बिहार हो गया, तरह से बीच में से गंगा नदी चल गया है, तो फल्गु नदी जो यहाँ से निकलती है, ठीक है, बदवा नदी जो यहाँ से निकलती है, ठीक है, झरना नदी यहाँ से निकलती है, इसे उत्तर की ओर बहती है। जो ये घाघर नदी है जो इसे एंट्री करती है, मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर आती है ये घाघर नदी, इसलिए आंसर सी इसका हो जाएगा।
अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि बिहार में कटिहार है जो कोयला में सबसे बड़ा उत्पादन, गलत हो जाए, कटिहार नहीं बल्कि औरंगाबाद है जो बिहार में कोयला का सबसे बड़ा भंडार को औरंगाबाद में है। बिहार की कैमूर पहाड़ियाँ हैं जो बालू पत्थर के लिए बिल्कुल, बालू पत्थर चूना पत्थर जो भी कहे, यहाँ कहाँ कि कैमूर हो जाएगा, इसको आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री पटना को जो है भारत को सुवार कहा था, किसने बताया था ये? तो मुल्ला बहाबहानी मुल्ला जी थे, बता दें कि पटना तो बिहार का भारत का स्वर्ग है। ठीक है, अपनी पुस्तक था उनका मिरातुल अहवाल में उसने बताया था कि पटना है जो क्या है भारत का स्वर्ण है, मिरातुल अहवाल में। अगला है कि पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करते समय जो कनिष्क किस विद्वान को अपने साथ पुष्पुर ले गया था? तो यश घोष को अपने साथ ले गया था, कौन? कनिष्क ले गया था। अगला है कि बिहार में द्वैत शासन कब शुरू हुआ था? शुरू पूछ जाएगा, शुरू कब हुआ? तो लागू हुआ था 1919 के अधिनियम से, लेकिन शुरू हो गया था कब? 29 दिसंबर 1920 को शुरू हुआ था द्वैत शासन बिहार में। अगला कि निम्नलिखित में किसे गया के निकट जो पहाड़ी है में गोपी गुफा जो गया के निकट जो अर्जुनी पहाड़ी है उसमें गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? दशरथ द्वारा करवाया गया था। वहीं अशोक के पूछेगा, अशोक के बारे में तो ये हो जाएगा, इसके ये करवाया बराबर में करवाया है, जैसे कि कौन सा है? कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, लोमड़ सदीसी के नाम से करवाया था अशोक ने। अगला कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा कब आया था? 315 में मेगास्थनीज है जो सिल्कोर सिंडिकेटर के दूत के रूप में आया था, भारत में पटना आया था, पाटलिपुत्रा पहुंचा था 315 में। अगला है कि विचार कीजिए कौन सा इसमें सही कथन बताना है कि राजा राम मोहन राय पटना में उर्दू और फारसी, बिल्कुल उर्दू और फारसी का शिक्षा प्राप्त किया था पटना में राजा राम मोहन राय। अल्लाह के भागलपुर में ब्राह्मण समाज की शाखा, जो ब्रह्म समाज की शाखा है, कृष्णनंदन घोष ने स्थापित किया था, ये भी सही है। कृष्णनंदन घोष ने भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित किया था, कौन? कृष्णनंदन घोष ने। अगला कि राजा राम मोहन राय 1868 में केवल एक बार आए थे, नहीं 1868 नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका मृत्यु 1833 में ही हो गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय गए थे, वहाँ उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है, बिस्टल में जाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजा राम मोहन हो गए, नेक्स्ट ये पट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को 10 को और बचल है कि सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये दिसंबर में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था, इन्होंने 10वें गुरु थे। ठीक है, अगला है कि बिहार के प्रचलित कलाओं के बारे में बताना है कि पटना जो कला है मुख्य रूप से पुरुषों का चित्र की शैली था, बिल्कुल जो पटना कला था मुख्य रूप से चित्रों के थी, पुरुषों के इसमें कलाकारी होता था, पुरुष करते थे, कलाकार इसमें थे। अगला मिथिला क्षेत्र में भगवान शिव के जो स्तुति गाया जाता है उसको बोलते हैं नचारी, क्या बोलते हैं? नचारी। और जो विद्यापति द्वारा रचित जो गीत है उसको बोलते हैं लगनी जो गीत है वो शादी ब्याह में गाया जाता है। अगला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में प्रसिद्ध बटोहिया नामक गीतों का रचना किसने किया था? भिखारी ठाकुर नहीं किए थे बल्कि रघुवंश नारायण ने किया था बटोहिया नामक, रघुवंश नारायण ने बटोहिया नामक गीतों का रचना किया था। अगला कि स्वतंत्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुआ फिरंगी नामक गीत किसने रचना किया था? किए थे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने किया था, फिरंगी नामक गीत का रचना किए थे। इस प्रकार से मिथिला व तिरहुत कर्नाटक का स्थापना कौन किए थे? तो नामदेव स्थापना किए थे। पूछेगा अंतिम राजा कौन थे? तो हरि सिंह हो जाएंगे, ठीक है, नरसिंह हो जाएगा, नरसिंह नहीं दिया गया यहाँ पर, नरसिंह जो अंतिम राजा थे। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे पुराना चर्च है? तो पादरी का चर्च है जो सबसे पुराना, इसको स्थापना 1713 में हुआ था पादरी के चर्च का। अगला यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार से हम लोग 1 घंटा के अंदर समाप्त कर दिए फास्ट में। जहाँ दिक्कत लगा होगा वहाँ सर्च कर लीजिएगा। आगे के लिए थैंक यू।